हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलोडिन का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो, यानी कि यदि इससे पहले आप 1 to 30 तीनों लेक्चर यदि आप देखना चाहते हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा ना, तो प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा आपको। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की प्रकृति, CX बॉन्ड की प्रकृति, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की प्रकृति। देखिए, CX बॉन्ड की प्रकृति की बात करें हम तो देखो, प्रकृति मतलब नेचर। क्या नेचर है इसका, क्या स्वभाव है। देखो, C और ये रहा आपका X। ठीक है, आपको पता है कि एक कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। एक ऐसे अरेंज कर दो, देखो कार्बन 4 बनाई, नोट डाउट इसमें हाइड्रोजन होगा अपना। ये जो आपका C है इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन, और जो X है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हैलोजन। और हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आरडीसी का सिंबल ही तो X होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम HH पुट कर देते हैं, तो H C H H और X की जगह पे मान लो कि हम यहाँ पे क्लोरीन पुट कर लिए। क्या पुट कर लिए, क्लोरीन। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो 2.5 होता है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो 3.0 होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आइए इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको मैं हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है हम कभी भी मान लो इसके पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण किससे, तो कम विद्युत ऋणात्मकता से अधिक विद्युत ऋणात्मकता की तरफ। इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम विद्युत ऋणात्मकता से अधिक विद्युत ऋणात्मकता की तरफ, मतलब ये कुछ यहाँ पे वैल्यू है जिसको हम मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू होता है वो 4.0 होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू होता है वो 3.0 होता है। आयोडीन है, ब्रोमीन पहले ले लो, 2.8 होता है। आयोडीन है 2.6 होता है। कार्बन है जिसका वैल्यू 2.5 होता है। सल्फर है, इसका वैल्यू 2.5 होता है। और भी बहुत सारा यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। आपके पास ऑक्सीजन है जिसका वैल्यू 3.5 होता है। आपके पास नाइट्रोजन आएगा, उसका वैल्यू 3.0 होता है। और आपका हाइड्रोजन जिसका वैल्यू 2.1 होता है। Sp जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफ़ी ज़्यादा, इसका वैल्यू होता है 3.75 के आसपास। Sp2 इसका वैल्यू होता है 2.9 के आसपास। Sp3 2.75 के आसपास। ठीक है, और जो मेटल होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, जो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू होता है 1.8 होता है। मेटल यानी कि धातु। देखिए, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान है, वैल्यू है, और यह आपका तत्व है।
ठीक है, यहाँ भी वही बात। तो आप देख रहे हो कि 4.0, तो क्या 4.0 सेंटीमीटर मीटर। देखो ध्यान रहे कि विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4.0, मतलब ये ध्यान रखना कि जो फ्लोरीन होता है पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, और सबसे लोएस्ट होता है सीजियम, जिसका वैल्यू होता है 0.5। इसको हम बोल सकते हैं कि यह सबसे अधिक पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, ऐसे लिख लो। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता तत्व जो होता है वह सीजियम होता है, और सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, जिसका वैल्यू 4.0 और सीजियम का वैल्यू कितना 0.5। उस तरह से यहाँ पे कुछ वैल्यू मेंशन है, इसको ध्यान रखना कि देखो मेन कंपेरिजन करना है। मान लो आपसे कहें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फ्लोरीन ही है। आपसे कहें क्लोरीन ब्रोमीन में कौन सी इसका वैल्यू अधिक है, तो आप देखोगे कि क्लोरीन का वैल्यू अधिक है। आपसे कहें क्लोरीन और कार्बन में किसका वैल्यू अधिक है, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन का अधिक है। यहाँ भी वही कहानी है, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण करना, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, आकर्षण करना। कैसे, तो जिसके पास कम विद्युत ऋणात्मकता है उससे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की तरफ। जैसे कि मान लो यहाँ पे कार्बन का 2.5 है और क्लोरीन का क्या है 3.0 है, तो इस दोनों में अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसके पास है, तो आप कहोगे क्लोरीन के पास है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ आकर्षण करेगा। जैसे अपने तरफ आकर्षण करेगा तो जो कार्बन है इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास दे देगा, क्योंकि इसका पावर अधिक है ना, बोले तो पावर अधिक है, इसको खींच लेगा इस इलेक्ट्रॉन को। जैसे खींचेगा तो Cl पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, और प्लस जो आपका यहाँ पे CH और H यहाँ से प्लस चार्ज। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब निगेटिव चार्ज ना, इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लिख सकते हैं CH3+, इसी को हम क्या लिख सकते हैं CH3+। तो आप पाओगे कि जो प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, या देखो तो यह कैसा एक्ट किया, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा। यह कैसा एक्ट किया, न्यूक्लियोफाइल के जैसा, नाभिक स्नेही के जैसा। क्लियर। उसी प्रकार से मान लो कि यहाँ पे C है और काम करते हैं CH3 लिखो, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम NH2 लगा दें, राइट, NH2। तो यहाँ भी कहानी वही है, कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ, तो इसका वैल्यू होता है 3.0, इसका 2.5। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके तरफ, जैसे इसको तुम ब्रेक करोगे तो CH3+ और क्या NH2-। यह आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, और ये आपका काम करेगा किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि ऐसा हो, CH3 और OH दिया हुआ हो, ठीक है, और इसको आपको ब्रेक करना हो तो आपको पता है कि यह कार्बन है, ऑक्सीजन है 3.5, इसका कार्बन का 2.5। तो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव इंस्टेंट कौन है, ऑक्सीजन वाला है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे, और जैसे इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो CH3 पे प्लस चार्ज और प्लस OH पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे इसकी ऑर्डर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो मान लो हमारे पास यही है ना, हम लिए थे HCH और यहाँ पे क्या हो रहा था X। ये काम करो, ये इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, CH3 और क्या X। CH3 एक मिथाइल ही है ना, मतलब बोल सकते हो कि यह एक एल्काइल ग्रुप है,
क्या है, एल्काइल है। एक काम करते हैं, इस एल्काइल को तो हम लोग आर डैश भी तो बोल सकते हैं। मान लो यहाँ पे मिथाइल है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। एक काम करो, इस आर डैश को आर डैश मान लो और x इज इक्वल टू यहाँ पर ले लो फ्लोरीन, एक आर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो क्लोरीन, एक आर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो ब्रोमीन, और एक आर यहाँ ले लो और यहाँ ले लो आयोडीन। RF, RCl, RBr, RI। आपसे पूछा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? यदि कहा जाए इस चारों में 1 2 3 4 इस चारों में सबसे जल्दी या सबसे अच्छा रिएक्शन कौन करेगा, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, कौन है, उस क्रम को सजाएं। कैसे करोगे? देखो तो यहाँ पे आर 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 हर जगह तो सेम है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, नो डाउट। यहाँ पे मान लो कि इस आर के बदले में हम CH3 लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3F, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3Cl, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और ब्रोमीन, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और आयोडीन। क्या दिक्कत है? देखो परेशान नहीं होना है, सिंपल वे में चलो। तो RF, RCl, RBr और RI आपसे पूछा गया कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। देखिए तो आप पाओगे कि यहाँ पे R हर जगह से में, एल्काइल ग्रुप में तो कोई परिवर्तन है नहीं, परिवर्तन है तो यहाँ पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में, आयोडीन में। तो आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब हम एक ग्रुप का एलिमेंट है, वो भी ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। देखो आपको पता है कि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका जो साइज होता है वो बढ़ता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका? आयोडीन का। इस चारों में सबसे बड़ा साइज किसका? सबसे लार्ज साइज किसका? आयोडीन का। और सबसे स्मॉल साइज किसका? फ्लोरीन का। सबसे स्मॉल साइज किसका? फ्लोरीन का। सबसे लार्ज साइज किसका? आयोडीन का। ये काम करो, जरा सोचो। मान लो कि यह एल्काइल ग्रुप है, एक काम करो इसको और अच्छा से लिखो। मान लो फ्लोरीन का इतना छोटा साइज है, इससे बड़ा साइज तो क्लोरीन का होगा, तो थोड़ा बड़ा और कर लो। इससे बड़ा साइज ब्रोमीन का होगा, थोड़ा बड़ा और कर लो। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का होगा। क्लियर? और आर तो हर जगह से है ना, तो मान लो कि यहाँ पे आर है और यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसको हम यहाँ इससे जोड़ दें। फिर यहाँ पे आर वैसे वैसे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लोरीन ले लें, फिर ब्रोमीन ले लें और फिर आयोडीन ले लें। तो आयोडीन इतना बड़ा, ब्रोमीन इतना, क्लोरीन इतना, फ्लोरीन इतना। तो आपसे हम कहें आर तो सेम है, तो आपसे इसमें जल्दी से कौन टूटेगा? सोचो, RF ऐसे है, RCl ऐसे है, RBr और RI इतना बड़ा है, जल्दी कौन उठेगा? तो स्पष्ट अब देखो कि जो बड़ा साइज है, जिसका बॉन्ड बड़ा है, वो तो आसानी से ब्रेक कर जाएगा ना। सोचिए, जिसका बॉन्ड बड़ा है वो आसानी से क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक कर जाएगा मतलब ब्रेक करके सबसे अधिक रिएक्टिव दिखाएगा, सबसे अधिक क्रियाशीलता दिखाएगा, सबसे अधिक रिएक्शन में जल्दी भाग लेगा। मतलब है कि इस चारों में सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा वो कौन होगा? RI होगा। उसके बाद कौन होगा? RBr होगा। उसके बाद कौन होगा? RCl होगा। उसके बाद कौन होगा? RF होगा। तो कई बार आपको एग्जाम में सवाल पूछता है क्या, तो आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम, तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। इसी में एक सवाल पूछता है एसिडिटी के बारे में, ध्यान रखना। इसी में क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे R ले लिए हैं ना, हम क्या करें कि यहाँ पे R ना लेकर हाइड्रोजन ले लें, HF ले लें, HF। यहाँ पे ले लें हम HCl, यहाँ पे ले लें हम HBr, और यहाँ पे ले लेते हैं हम HI। इसी को आप अच्छा से लिख सकते हो इस छोटा में, HF, HCl, HBr और HI। आपसे कहता है कि इस चारों में HF, HCl, HBr और HI में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक अम्लीय कौन है?
अम्लीय कौन है? एक बात बताइए, यहाँ पे वर्ड आया अम्लीय, अम्लीय मतलब क्या? एसिड। यहाँ पे वर्ड क्या आया? एसिड, यानी कि अम्ल। व्हाट डू यू मीन एसिड? एसिड से आप लोग क्या समझते हो? बचपन में पढ़ते आ रहे हो क्या? स्वाद में खट्टा होता है एसिड, ठीक है। तो मान लो कि एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है HFCl HBr में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा, आप उसको टेस्ट करके देखोगे कि स्वाद में कौन खट्टा है कौन मीठा है। तो ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है, वो बात अलग है, स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इस डिफिनीशन को चेंज करो। देखो याद करो, जब हम लोग 11th में थे तब हम लोग डिस्कस किए थे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में वहाँ पे एसिड बेस के बारे में हम अच्छे से चर्चा किए थे। वहाँ पे हम वर्ड डिस्कस किए थे अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस क्या बोला था उन्होंने कि यदि कोई भी एसिड वह होगा जो इजली किसी विलयन में जाकर या उसको आप H2O के साथ रिएक्शन करा देते हो तो आसानी से वह H+ को क्या कर दे? रिलीज कर दे। तो आज से इसका नया डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, लगे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नया क्या है इसमें। देखो एसिड वह होता है जो H+ को आसानी से निष्कासित कर दे, आसानी से निष्कासित कर दे, बस। जो H+ को आसानी से निष्कासित कर दे वो उतना अच्छा एसिड, जो इजीली आसानी से जो H+ को ग्रहण कर ले वो उतना अच्छा बेस। चलिए तो जरा सोचो, HFCl HBr HI में, इस चारों में सबसे जल्दी सबसे आसानी से कौन H+ को निष्कासित करेगा? जरा सोचिए, देखिए। तो यही जो चीज़ आप यहाँ पे सोचा ना वही चीज़ यहाँ भी सोचना है। HFCl HBr और HI है, तो यहाँ भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एडिन में साइज बड़ा, तो आयोडीन का ही होगा। H तो हर जगह सेम है, तो आयोडीन का साइज बड़ा होगा, और हाइड्रोजन तो हर जगह सेम है, तो साइज बड़ा है, जल्दी ब्रेक करेगा, जल्दी ब्रेक करेगा तब आसानी से H+ क्या होगा? बाहर निकलेगा। और जब आसानी से H+ बाहर निकल जाएगा मतलब वो सबसे अच्छा एसिड। तो इस चारों में सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, और उसके बाद क्या हो गया? अच्छा देखो, इसी बात को ध्यान देना है चीज़ को। HI जो है ना मोस्ट एसिड, मोस्ट एसिड, क्योंकि इजली H+ रिलीज। इसी चीज़ को एग्जाम में 2 नंबर में आपको सवाल पूछा जाता है, क्या कि HI HF से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? अधिक अम्लीय होता है क्यों? HI HF से अधिक अम्लीय होता है क्यों? इसका आंसर आप क्या लिखोगे? 2 मार्क्स का आपसे सवाल पूछा जाता है इसमें। देखो इसका सिंपल है, ध्यान दो। HI HF से अधिक अम्लीय होता है क्यों? इसका रीज़न एक ही है कि आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा है। आप खुद इसका, जब आप इस चीज़ को समझ गए हो तो इसका जवाब आसानी से लिख सकते हो। HI में आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा है, ठीक है। आयोडीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है। तो आयोडीन क्या करेगा? आसानी से H+ को निष्कासित कर देगा, जबकि HF आसानी से H+ को निष्कासित नहीं करेगा, इसलिए HF सबसे अधिक अम्लीय होता है। किससे? HF से। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। हालांकि HI हमें सबसे अधिक, सब में से सबसे अधिक अम्लीय है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो ये तो आपका CX बॉन्ड का नेचर हो गया, ठीक है। क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो मूल इलेक्ट्रॉनिक एटम मोटा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। जो कार्बन होगा वो पॉजिटिव और वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा। देखो अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। एक काम करो, हाइलो एल्केन है, पहले हम क्या करते हैं कि एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। जब एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, एल्केन कैसे बनता है, तब हाइलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ने में हमको और आसानी हो जाएगी। तो आइए डाल लेते हैं हम हेडिंग, एल्केन का, एल्केन बनाने की विधि, एल्केन बनाने की विधि। आपको देखो यहाँ से भी अच्छा खासा सवाल आता है, ध्यान रखना। जैसे हम बोले एल्केन तो आपको पता ही है ना
कि एल्केन आपका कैसा संतृप्त यौगिक है, कैसा यौगिक है, यह संतृप्त यौगिक है, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, पहले भी डिस्कस कर दिए हैं। कार्बन की संख्या 1 होगा तो वह CH4 जाएगा और इसको हम मीथेन बोला करते थे। कार्बन की संख्या 2 होगा तो C2H6 जाएगा, इसको हम इथेन बोला करते थे। कार्बन की संख्या 3 होगा तो C3 और H8, इसको हम प्रोपेन बोला करते थे। कार्बन की संख्या 4 होगा C4H9, इसको क्या बोला करते थे, ब्यूटेन। कोई दिक्कत, इतना तो आपको पता होगा आई होप, हालांकि पहले भी हम बता चुके हैं इसको। चलिए, तो इतना तो आप जानते ही हैं, खैर यहाँ पे हम थोड़ा सा रिपीट कर दिए। तो एल्केन बनाने की विधि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 में एल्कीन से एल्केन कैसे बनता है। आपको पता ही है ना कि एल्कीन जो होता है वह असंतृप्त यौगिक होता है, असंतृप्त यौगिक होता है। चलिए, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वह क्या होता है, CnH2n होता है, जहाँ पे एनर्जी नंबर ऑफ कार्बन। तो एल्कीन से बात करते हैं। देखो क्या करना है हमको, इसे कि मान लो कि हम एनर्जी इक्वल टू 2 लेते हैं तो C2H4 आएगा ना। देखो तो C2H4 को क्या आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हो। देखो तो इसका नेम हम क्या लिख देंगे, 2 कार्बन है तो ईथीन। क्लियर, इससे हमको एल्केन बनाना है। जरा सोचो, कार्बन 2 है तो एल्केन तो दो कार्बन है और 2 कार्बन वाला एल्कीन है, अर्थात ईथीन है। तो जो आपका एल्केन बनेगा वो भी तो 2 कार्बन वाला ही बनेगा ना। तो हमको क्या करना होगा, C2H4 है, यदि हम यहाँ पे H6 कर दें तो क्या यह एल्केन नहीं हो जाएगा, इथेन नहीं हो जाएगा। तो देखो तो 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 यदि आप हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, और इसके एरो के ऊपर लिख लो निकेल या पीटी या पीडी, इसके नीचे लिख लो हीट। तो कोई कहीं भी डेल्टा साइन आ जाए ना, इसका मतलब ये हीट हो रहा है, तो बन जाएगा आपका एक H इस पे जुड़ जाएगा, एक H इस पे जुड़ जाएगा, तो बनेगा आपको CH3 डैश और क्या CH3, और इसका नाम क्या हो जाता है एथेन। इसी को नहीं लिख सकते हो C2H6। क्लियर। तो जो आपका एल्कीन जो होता है ना, आपसे कोई पूछे कि एल्कीन कैसा अभिक्रिया दिखाता है, तो हम बोलते हैं कि जो एल्कीन है यह योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जुट जाना जाकर। देखो तो एल्कीन में जो भी हाइड्रोजन आ रहा है वह ऐड हो जा रहा है ना, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, बॉन्ड ब्रेक कर गया और CH3 बन गया, C2H6 इथेन बन गया। मतलब यदि आपको कहीं भी एल्कीन दिखे, कहीं भी आपको क्या दिखे, एल्कीन दिखे, डबल बॉन्ड वाला दिखे, उसमें 2 H2 को जोड़ दीजिए, और 2 H2 को जोड़ने के बाद इसके ऊपर निकेल या प्लाटिनम जो मंसूल ले लीजिए, और क्या बन जाएगा आपका एल्कीन। यही इसका ट्रेंड है, इसको आपको याद करके चलना होगा। मान लो कि हम कार्बन की संख्या 3 वाला ले लेते हैं, जो कि होगा C3H6 और CH3 CH डबल बॉन्ड और क्या हो गया CH2 हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलेंगे ना। बोलो, बस एल्कीन है, H2 जोड़ दो, इसके ऊपर निकेल लिख लो और हीट लिख लो। 3 कार्बन वाला एल्कीन है, 3 कार्बन वाला तुम एल्कीन बना लो, CH3 CH2 CH3 C2H8 हो गया, C2H6 था, यह प्रोपेन, तो यह क्या बना प्रोपेन। सिंपल। क्लियर। तो पहला एल्कीन से पढ़ लिए। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि एल्काइन से क्या होता है। नंबर 2, एल्काइन से। देखिए, यदि हम बात करें कि एल्काइन से एल्कीन कैसे प्राप्त होता है, तो ज़रा सोचो एल्काइन का मतलब क्या। तो ध्यान देना, जो आपका एल्काइन होता है वो भी आपका कैसा
संतृप्त यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? संतृप्त यौगिक होता है। जो एल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, जहाँ पर n इज इक्वल टू कार्बन की संख्या आप सभी जानते हैं। क्लियर? खासियत एक क्या इसमें कि ये भी आपका योगात्मक अभिक्रिया ही दिखाता है। ये भी कैसे दिखाता है? योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। जरा सोचो, यहाँ पे मान लो कि एन इक्वल टू हम 2 लेते हैं, हमारे पास आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH ना, C2 और H2 आ जाएगा ना। देखो इसको हम बोल देते हैं इथाइन। क्लियर? जरा सोचिए, C2H2 इससे हमको एल्केन बनाना है तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे एल्केन बन जाएगा। और देखो तो 2 कार्बन वाले जब एल्केन बनाओगे तो क्या बनता है? देखो तो C2H6 बन जाता है ना। यानी कि इसमें कहीं से हम 4 हाइड्रोजन को जोड़ दें तो नहीं हो जाएगा। तो एक काम करो, जोड़ो, 4 हाइड्रोजन जोड़ दो और इसके ऊपर लिख लो निकेल और नीचे में लिखो हीट और बन जाएगा क्या? 4 हाइड्रोजन है, 2 इसको 2 इसको 2 CH3 और क्या हो गया? CH3 C2H6 और क्या हो गया? क्लियर? एक बात ध्यान दो, कभी भी जो हाइड्रोजन होता है ना वो गैस के फॉर्म में होता है, एटम के फॉर्म में किसी और फॉर्म में नहीं होगा, गैस के फॉर्म में होता है। और गैस मतलब मॉलिक्यूल। तो देखो कोई भी हम इस 4 हाइड्रोजन को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2H2। अब बेटर हो गया, 2H2 का मतलब 4 ही हाइड्रोजन ना। यदि हम 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे इथेन बन गए। तो ट्रेंड यहाँ से निकल के आ गया कि यदि दुनिया के किसी भी कोने में आपको एल्काइन दिख जाए और उससे आपको एल्केन बनाना हो तो 2H2 को जोड़ दो। हाँ ठीक है, एक बात और आपको बता दें कि जितना नंबर वाला एल्काइन होगा उतना ही नंबर वाला एल्केन बनेगा। उससे अधिक नंबर वाला एल्केन बनाने के लिए कहानी बदलेगी, वहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, हम परेशान नहीं होना है। तो 2H2 इसके ऊपर में लिख दो निकेल या PT जोमन और बन जाएगा आपका क्या? एल्केन। यही हो गया आपका ट्रेंड, इसको ध्यान में रख के चलना होगा आपको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो नंबर का कार्बन 3 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे ले लें n = 3 में C3 और फिर क्या हो जाएगा? C3 और 3 यहाँ पे लोगो तो H6 और -2 यानी कि 4 C3H4। इसे C3H4 को हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या दिक्कत है? ट्रिपल बॉन्ड दिखा, एल्काइन दिखा, 2H2 जोड़ दो और इसके एरो के ऊपर क्या लिखो? निकेल या नीचे में हीट कर दो। 4 हाइड्रोजन है, 2 इसको दो 2 इसको दो तो CH3 CH2 और क्या बन गया? CH3। गेट आर कॉल्ड क्या हो गया आपका? प्रोपेन। तो आपका प्रोपाइन से यह H है ना कि नाइट्रोजन है, कई बार इसको नाइट्रोजन भी बोल देते हो लोग। ये नाइट्रोजन नहीं है या क्या है? हाइड्रोजन है। प्रोपाइन इसको पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। क्लियर? तो ये रहा आपका एल्केन बनाने की विधि का पहला एल्कीन से, दूसरा एल्काइन से, तीसरा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नंबर 3। तो पहला हम एल्केन से देखें, एल्कीन से एल्केन सीख लिए, एल्काइन से भी एल्केन सीख लिए। तीसरा हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ग्रिग्नार्ड नेम है साइंटिस्ट का। ग्रिग्नार्ड को ग्रिग्नार्ड ही लिखते हैं, रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। क्योंकि देखो नाम है ना, नाम का तो हिंदी इंग्लिश वही होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ये होता क्या है? देखिए सिंपल, अलग इसको डेप्थ में हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हैलो एल्केन का वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिंपली एल्केन बनाना है तो छोटे से टर्म में पढ़ लेते हैं। यदि आपको कहीं पे RMgX दिखाई दे, क्या दिखाई दे आपको? RMgX, वही है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को हम बोलते हैं, R है तो एल्काइल, Mg को हम बोलेंगे मैग्नीशियम और X का मतलब होता है यहाँ पर हाइलाइट। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट RMgX।
एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड। एल्काइल बोले तो मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। मान लो इस एल्काइल के बदले में यहाँ पर हम ले लें CH3 और इधर लेते हैं या CH3 मैग्नीशियम। X इज इक्वल टू आपका क्या है, हाइड्रोजन है ना। X इज इक्वल टू फ्लोरीन भी हो सकता है, X इज इक्वल टू क्लोरीन भी हो सकता है, X इज इक्वल टू ब्रोमीन भी हो सकता है, और X इज इक्वल टू आयोडीन भी हो सकता है। चलिए तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर X इज इक्वल टू ब्रोमीन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो तो ये R को एल्काइल बोले हैं तो CH3 को हम क्या बोल देंगे, मिथाइल नहीं बोल देंगे। Mg को तो मैग्नीशियम ही बोलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं आपको। X को हाइलाइट बोले तो ब्रोमीन को ब्रोमाइड बोल देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक उसी प्रकार से हम R के बदले में यहाँ पे C2H5 ले लें, यहाँ पे Mg और यहाँ पे I ले लें, तो C2H5 को क्या बोलोगे, इथाइल। Mg है तो इसको क्या बोलोगे, मैग्नीशियम, और आयोडीन है तो हाइलाइट फॉर्म इसका क्या, आयोडाइड। देखो बहुत पहले बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग नहीं सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में डिस्कस किए होंगे कि हेलो एल्केन का 3 फॉर्म होता है ना। एक आपका खुद का फॉर्म है हेलोजन, एक हेलो फॉर्म, एक हाइलाइट फॉर्म। हालांकि शायद फर्स्ट ही लेक्चर है। चलो तो इथाइल मैग्नीशियम हाइलाइट। यदि मान लो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा दे देते हैं बेंजीन वाला कहानी, और यहाँ पे Mg और यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमीन। क्योंकि R इज इक्वल टू क्या है, एल्काइल है, यहाँ पे कभी कभी एरोमेटिक कंपाउंड भी ARMGX भी आ सकता है। AR मतलब क्या, एरोमेटिक। तो इसको हम पढ़ेंगे, बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर। यदि मान लो यहाँ पे क्लोरीन रहता तो हम क्या बोलते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे ब्रोमीन रहता तो हम क्या बोलते, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो लो उसका हाइलाइट फॉर्म लिख लो। चलिए इससे हमको एल्केन बनाना है, तो करना क्या होगा आपको, ये जो आपका RMGX इसको एक करके चलते हैं। मान लो ये नंबर में बात कर लेते हैं इसी में। ये जो आपका RMG और X है ना, एल्काइल मैग्नीशियम, इसको जैसे आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, H2O के साथ। देखिए होता क्या है, देखो ये इसके साथ रिएक्शन करके बन जाता है RH और प्लस MgOH और X। क्लियर। इसे कि मान लो इस RMGX के बदले में हम यहाँ पे ले लें CH3 Mg और ब्रोमीन और प्लस H2O। तो इस R के साथ एक H गया है, तो इस CH3 के साथ भी तो एक H जाएगा। तो CH3 और H प्लस MgOH में वही चीज़, और X इज इक्वल टू ब्रोमीन है तो MgOH और क्या हो गया, Br। इसको हम बोलते हैं कि साइड प्रोडक्ट है। यह कौन सा प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, यानी कि रेस्ट प्रोडक्ट है। इसको हमको प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, यह व्यर्थ प्रतिफल है। मेन प्रोडक्ट हमको यह है RH, लेकिन बन गया कि नहीं बन गया। CH3H, इसी को आप CH4 लिख सकते हो कि नहीं, और इसका नाम क्या होता है, मीथेन। क्लियर। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा कि हो कैसे गया। देखो इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की, आखिर हुआ तो कैसे हुआ, कार्य विधि की, कार्य विधि कैसे हुआ आखिर। जरा सोचो, ये जो आपका CH3 है और आपका मैग्नीशियम है और यहाँ पे ब्रोमीन है, आपको पता है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH और Mg और Br। देखो तो एक कार्बन से डायरेक्ट मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है ना, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिटी 1.8 के आसपास होता है, कभी 2.1 भी लिखा हुआ मिलता है, तो घबराना नहीं है। और कार्बन कितना होता है, 2.5। तो अब देखो किस दोनों में अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसके पास है,
जाहिर सी बात है कार्बन के पास है। जब सब विद्युत ऋणात्मकता कार्बन के पास अधिक है तो कार्बन क्या करेगा, इस मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और जैसे खींचेगा तो CH3 पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, और मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और ब्रोमीन। कोई दिक्कत, उसी को एक साथ नहीं लिख सकते हो CH3। क्लियर। H2O की बात करो, देखो तुम H2O किस फॉर्म ब्रेक करता है, H प्लस और किस में, OH माइनस में। क्लियर। देखो तो यही बना था ना, CH3 और H और प्लस MgOH और Br, यही बना था ना। देखो कैसे, ये जो माइनस है यह किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, या प्लस है यह किसका काम किया, इलेक्ट्रोफाइल का, यह प्लस है यह किसका काम, इलेक्ट्रोफाइल का, यह हुआ इस किसका काम, न्यूक्लियोफाइल का। आपको पहले ही बता चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के पास, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा न्यूक्लियोफाइल के पास। मतलब है कि इसका न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के पास चला गया, मतलब कि जो CH3 माइनस है यह H प्लस के पास चला गया और CH3 और H हो गया। और जो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल आपका OH माइनस, यह चला गया इस इलेक्ट्रोफाइल के पास, तो MgOH और क्या बन गया, Br। देखो यह गया इसके साथ तो प्रोडक्ट बनाया, और यह गया इसके साथ तो प्रोडक्ट बनाया। यह तो इसका मैकेनिज्म है। और इसी को अपने बोल सकते हो CH4 डाइटरकोल्ड मीथेन बन गए, जो कि एल्केन है। क्लियर। तो ये तो रहा आपका नंबर A। नंबर B की भी बात कर लेते हैं। नंबर B की बात करें हम, सिंपली देखिए, नंबर B की बात कर लेते हैं। नंबर B में मान लो इसी RMgX को हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी NH3 का, तो वही कहानी, मैकेनिज्म वही होगा, बस सीधे हम प्रोडक्ट पे आते हैं। इसका एक हाइड्रोजन इस R के पास तो RH। क्लियर। और इस Mg, और एक हाइड्रोजन चला गया तो इस पे NH2 बचाना, तो Mg और NH2 और क्या हो गया X। इसकी एग्जांपल कर लो, मान लो यहाँ पे हम C2H5 ले लें और मैग्नीशियम और X इज इक्वल टू ब्रोमीन ले लें या क्लोरीन ले लें, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दें, तो बन जाएगा आपका क्या, C2H5 और H और प्लस Mg NH2 और क्या हो गया आपका Cl, तो C2H6 बोल सकते हो। इसी को हम क्या बोल देंगे, इथेन बोल देंगे। क्लियर। ऐसा बहुत से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम बेंजीन वाला ले रहे हैं, यही था ना, और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Cl कर दो। इसको आप H2O या NH3 किसी के साथ रिएक्शन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम यहाँ पे NH3 ही ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बेंजीन और यहाँ पे H है। क्लियर। और प्लस Mg और NH2 और X, Cl है ना, तो Cl कर दो। एक काम करते हैं, यदि H को नहीं भी लिखे तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे H साइलेंट ही रहता है ना, बन गया आपका बेंजीन। क्लियर। और भी आप ले सकते हो C में, C नंबर में मान लो किसी RMgX को हम ROH अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें। एक काम करो, इसको R मानो, इसको R- मान लो, या दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे आप R- के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक H इसके साथ यहाँ चल जाएगा, तो बन जाएगा RH प्लस आपका Mg और OR O' और फिर आपका क्या हो गया, X हो गया। नंबर D, यदि हम इसी को एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, MgX प्लस R' और COOH, तो इसका H एक R के साथ तो RH प्लस Mg और फिर आपका R' COO और X। क्लियर। तो ये तो रहा आपका, इससे आप सब का सब एल्केन ही है, सब का सब क्या है आपका, एल्केन ही है। तो आप यहाँ पे R इज इक्वल टू कुछ अपना रखकर वैल्यू बना सकते हो। क्लियर। ये तो ग्रीनाइड एजेंट से एल्केन कैसे बनता है उसकी बात हो गई। और हम लोग आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे इसको मिटाते हैं
और यहीं पे क्वेश्चन को मेंशन कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो क्वेश्चन देखा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है। देखो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, तो इसी को आप तो ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 और Mg और क्या आयोडीन। इसको जल के साथ, जल बने तो H2O, तो प्लस H2O, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को लाकर इसमें जोड़ दो। जैसे आप जोड़ोगे तो पाओगे कि C2H5 और H और प्लस Mg और फिर आपका Mg और OH और I, तो यह क्या बना, इथेन नहीं बना। इसी को तो आप लिख सकते हो ना C2H6, देखो, और आपका साइड प्रोडक्ट है। तो आप बोलोगे क्या लिखा हुआ है कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो स्पष्ट बोलो कि इथेन बनता है। क्लियर। चलिए तो इसको एक नोट कीजिए, फिर हमारा एक अगला बच जाता है ऊर्जा रिएक्शन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है वो भी, जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए तो पहले तो हम लोग एल्कीन से देख लिए, दूसरा एल्काइन देख लिए, तीसरा हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देख लिए, और चौथा हम लोग देखेंगे ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा रिएक्शन, इसको ऊर्जा रिएक्शन लिखते हैं बट इसको पढ़ते हैं हम लोग ऊर्जा, ऊर्जा लिखते हैं, और ऊर्जा अभिक्रिया हम इसको हिंदी में रीड करते हैं। चलिए इससे क्या, देखो ये क्या, दो मॉलिक्यूल आपको एल्काइल हाइलाइड लेना है, ठीक है, और इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देना है। जैसे आप इसको रिएक्शन कराओगे और किसके उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर, ड्राई ईथर बोले तो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। जैसे रिएक्शन कराओगे तो यह 2RX है तो R' हो जाएगा और प्लस 2NaX हो जाएगा। इसी R' को हम बोलते हैं क्या, एल्काइन। बस यही है आपका ऊर्जा रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हाइलाइड, ये आपका क्या है, एल्काइल हाइलाइड। 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हाइलाइड को सोडियम मेटल के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन बनता है, और उसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, ऊर्जा अभिक्रिया बोल देंगे। एग्जाम्पल, मान लो इस R के बदले में हम यहाँ पे CH3 ले लिए और X = Cl ले लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो एल्काइल हाइलाइड है तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। प्लस 2 मॉलिक्यूल सोडियम है, सोडियम ले लें। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, तो शुष्क ईथर, तो हम ले लेते हैं शुष्क ईथर। तो R' तो CH3'CH3, इसी को आप C2H6 बोलते हो, इसको हम क्या बोल देते हैं, इथेन। प्लस 2NaX तो प्लस 2Na और Cl, देखो नहीं हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल C2H5 और ब्रोमीन ले लेते हैं। क्लियर। तो C2H5 ब्रोमीन को बोल सकते हो ना इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। जैसे इसको 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके प्रेजेंस में, तो शुष्क ईथर, तो बन जाएगा आपका C2H5'C2H5, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो जाएगा, और प्लस 2NaBr। क्लियर। C2H5 को इसको बोल सकते हो C4H10, और इसका नाम क्या हो जाता है, बेंटेन। बोलो नहीं हो गया। तो देखो इसमें किसकी खासियत क्या, सुनो ध्यान से, इसमें ध्यान रखना, आगे जब हम इसका कन्वर्जन पढ़ेंगे ना तो इसका यूज वहाँ आएगा। देखो यह कार्बन की संख्या को बढ़ा रहा है, हम हर जगह यहाँ पे एक कार्बन वाला ले रहे हैं ना,
लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन वाला क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है। तो ध्यान रखना है इसको, यह जो है सो एक कार्बन से, इस पॉइंट को ध्यान रखना आगे काम आएगा, यह जो है सो एक कार्बन से यानी कि ऐसे कर दो, इसको ऐसे लिख लो कि 2 गुना कार्बन, ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुना कार्बन वाला एल्केन बनाता है, एल्केन बनाता है। मतलब कि एक कार्बन वाला है, एक कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनाया, एक कार्बन मिथाइल है तो इथेन बन गया। यहाँ पे 2 कार्बन इथाइल है तो 4 कार्बन वाला एल्केन बना दिया ब्यूटेन। तो ध्यान रखना कि यह 2 गुना कार्बन वाला एल्केन बनाता है। क्लियर? तो ये भी आपका एल्केन का बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा आपका वुड्स रिएक्शन के बारे। इसके पहले ग्रेनाड पढ़ लिए, एल्केन एल्काइन से पढ़ लिए। तो ये था पूरा आपका एल्केन का प्रिपरेशन, एल्केन कैसे बनता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हैलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।